हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त। प्रकाश दीवान, अमरीश बलिगा, रजत बोस और वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए देश के जाने माने डेरिवेटिव एक्सपर्ट, एंजल ब्रोकिंग के डेरिवेटिव हेड हमारे साथ सिद्धार्थ भामरे भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सिद्धार्थ, आपका भी स्वागत है। पहला सवाल आपसे निफ्टी पर ही लिया जाए। 7,500 के ऊपर फाइनली क्लोजिंग हो गई, वो भी तब जबकि ओपन इंटरेस्ट अब भी हाईएस्ट बना हुआ है कॉल्स में। वहां पर क्या कहा जाए, क्या एक बड़े ब्रेकआउट की संभावना दिख रही है? और जो अब लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि 7,700 7,800 की रेंज में पहुंचेगा निफ्टी इस सीरीज में, आपको लगती है संभावना ऐसा हो सकता है? गुड मॉर्निंग अनिल जी। ब्रेकआउट मेरे ख्याल से 7,200 7,250 के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। और वो मेरे हिसाब से एक बड़ा रेसिस्टेंस था ये मार्केट के लिए। 7,550 भी एक रेसिस्टेंस है। मार्केट यहाँ पे थोड़ा ब्रीदर ले रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इंट्राडे में जो भी करेक्शंस आ रहे हैं एक दो दिन में हमने जो देखे उसमें बाइंग ही हुई है। और सबसे अहम बात, लास्ट वीक अगर आप देखो और ये हफ्ते में भी आप देखो कि एफआईएस की वापसी हुई है। पहले मुझे लगा था कि ये शायद एक दो दिन के लिए ही रहेगा, लेकिन अगर 7-8 दिन के लिए अगर कंटिन्यूस अगर एफआईएस अगर बाय कर रहे हैं, और माइंड यू नॉट जस्ट इन इक्विटी मार्केट्स, इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग हो रही है, इंडेक्स ऑप्शंस में ये पुट ऑप्शंस भी बाय कर रहे हैं। तो जब आप कैश में बाय करते हैं, और हिस्टोरिकली हमने देखा है कि कैश में जब बाइंग होती है एफआईएस की, इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग होती है, और उसको हेज करने के लिए जब ये पुट ऑप्शंस लेते हैं तो एक लंबी बाउंस बैक बोल सकते हैं ये मार्केट में, या तो एक बुलिश मार्केट में एक लंबी तेजी दिखाई देती है। तो अगर मैं स्टैटिस्टिक्स को देखूं और जिस तरह से इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में भी थोड़ा सा गिरावट देखी गई, अराउंड 17% है अभी, संकेत तो यही है कि वी आर हेडिंग हायर। आई जनरली डोंट टेक कि मैं बहुत बड़े ओपिनियंस नहीं बनाता हूं, तो मैं 8,000 की बात नहीं करूंगा, लेकिन सर्टनली एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि जो लोग सोच रहे हैं कि अब मार्केट बहुत बढ़ गया है और अब यहाँ से करेक्शन आ सकता है तो मैं शॉर्ट करना चाहिए, आई थिंक उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो लॉन्ग पोजीशंस में खड़े हैं, मुझे लगता है कि अभी और स्कोप है। माय नेक्स्ट टारगेट इज 77-7750, जहां पे मुझे लग रहा है कि एक और रेजिस्टेंस मार्केट को आ सकता है। उससे पहले मैं शॉर्ट की चेष्टा नहीं करूंगा। शॉर्ट ना करें बाजार को। 7700 7750 तक जा सकता है बाजार, यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। हमारे एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि शॉर्ट साइड की पोजीशंस ना बनाएं। लेकिन जस्ट डायल, जिसकी जिक्र अभी कुछ देर पहले कर रहे थे, बायबैक ऑफर आज खत्म हो रहा है और आप देखिए 2% के आसपास का एक्सेप्टेंस रेशियो बताया जा रहा है। 1,550 रुपये पर ये बायबैक का अनाउंस किया था। और प्रकाश, हम देख रहे थे जब से बायबैक अनाउंस हुआ था ये शेयर गिर नहीं रहा था, अच्छी तेजी दिखा रहा था। कल के सेशन में भी आप देखिए नीचे खुला, लेकिन उसके बाद एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली। क्या करना चाहिए, कैसे अप्रोच करें जिनके पास शेयर हैं वो, और जो इसको ट्रेड के तौर पर देख रहे हैं वो कैसे अप्रोच करें इसे? इसमें जो बाईबैक में जो 2% का जो फाइनली आया है ऑफर, वो मुझे लगता है कि वो एक डैम्पनर है टेंडर करने के लिए। अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर होता तो रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल हो जाता। तो मेरी समझ में और ये जो लॉक इन रहेगा शेयर, आप जब टेंडर करेंगे तो 18 तारीख तक आपके डीमैट से वो निकल जाएंगे। उस वजह से जो फ्लोटिंग स्टॉक है कैश सेगमेंट में, वो थोड़ा सा कम होने की गुंजाइश पूरी है, और क्योंकि काफ़ी लोग इसके लिए टेंडर करेंगे, और उस वजह से हो सकता है कि ये एक बढ़त इसमें फ्यूचर्स में आर्बिट्राज के तौर पे आए। तो आप उसको बाद में मार्केट में बेचें तो अच्छे खासा आपका काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में आप निकाल सकते हैं अपने शेयर्स, नॉट जस्ट 2% ऑफ योर होल्डिंग। ये 2% एट 1550 है। और दूसरा ऑप्शन है कि आप 20 शेयर, 25 शेयर, 30 शेयर 1,000 रुपये निकालिए। तो एक स्ट्रेटेजी है कि टेंडर ना करें, होल्ड करें, भाव बढ़ेगा तब बाजार में बेचें, और ज्यादा मात्रा में बेच सकते हैं। ज्यादा मात्रा में बेच सकते हैं। 18 मार्च तक लॉक इन रहेगा, 21 मार्च को वापस ये शेयर आएंगे। कैसे प्ले करें इसे आप? तरीका, एक तरीका तो जो प्रकाश ने कहा, दूसरा तरीका ये कि आप पूरा का पूरा टेंडर कर दें, क्योंकि 1,550 रुपए की प्राइस बहुत अट्रैक्टिव है। 2% बायबैक है, हो सकता है उससे ज्यादा आपके एक्सेप्टेंस हो, क्योंकि सारे के सारे लोग देते नहीं, और 2% का रेशियो देखकर तो बहुत कम लोग देंगे। बिल्कुल, तो हो सकता है आपका 4-5% अगर एक्सेप्ट हो जाए। बाकी बचा हुआ शेयर आपको प्राइस प्रोटेक्ट करने के हिसाब से कब बेचना है, उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो 18 तारीख को जो ये है डेट, 18 तारीख के आसपास, 20 तारीख के आसपास फिर आपको फ्यूचर्स में बेच देना चाहिए। पूरी संभावना बनती है कि हो सकता है अब से लेकर 18-20 तारीख के आसपास तक एक बार स्टॉक रनअप देने की कोशिश करे, वहां पर आपको हेजिंग कर लेनी चाहिए फिर। ओके, चलिए, तो ये 2 तरीके हैं जिसके तहत आप इस शेयर को अप्रोच कर सकते हैं। एक स्किल ट्रेडर्स के लिए जो अनिल ने बताई, और एक बाकी के इन्वेस्टर्स के लिए जो हमारे एक्सपर्ट प्रकाश ने बताई। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक पर फोकस करेंगे।
नमस्कार सोना में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी और एसएक्स निफ्टी बता रहा है हरे निशान के साथ होगी शुरुआत। एविएशन शेयरों पर एक खबर आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। रुपया कमजोर हुआ है, उसका थोड़ा फायदा मिला है लगता है। यहाँ पर एटीएफ के दाम घटाए गए हैं तो पीटे पिटाए एविएशन शेयरों के लिए थोड़ी राहत की बात। खासतौर से इंटरग्लोब कल 4-5% टूटा था। जेट मुश्किल से हरे निशान में था, तो उम्मीद करें कि कुछ बड़ा एक्शन दिखेगा। लेकिन ये खबर जब हम ब्रेक में थे तभी फ्लैश होती हुई दिख रही थी और एविएशन से हमारी बात निकलती निकलती पहुंच गई माल्या साहब तक। तो उसी पर एक चर्चा कर लेते हैं। और हमारे साथ अमरीश बलीगार, प्रकाश दीवान तो हैं ही। और अमरीश कर्नाटक मैंगलोर से आप माल्या साहब का नेटिव प्लेस वही है? हाँ वही तो मतलब आसपास ही है। जनरली ये होता है ना, हम अपने वो जो उनके लोगों को ज्यादा अच्छे से करीबी से पहचानते हैं। क्या राय रखते हैं? मैं तो सिर्फ सिंपल चीज पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों के पास यूनाइटेड ब्रीवरीज या यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर है उन पर कोई असर पड़ने वाला है ये सब जो घटनाक्रम हो रहे हैं उसका? इतने साल तो असर नहीं पड़ा है। इनफैक्ट वी हैव सीन द स्टॉक्स मूविंग अप आल्सो। पर यही चीज़ मैं बोलूँगा जो मैंने ट्विटर पे भी डाला था कि मल्या साहब ने क्रेडिट कार्ड पे डिफ़ॉल्ट नहीं किया, होम लोन पे डिफ़ॉल्ट नहीं किया, छोटा सा उन्होंने पर्सनल लोन लिया उस पर भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया, बड़ा डिफ़ॉल्ट ही किया था। तो जब तक छोटे डिफ़ॉल्ट नहीं करते तब तक बैंक पकड़ते नहीं आपको। अच्छा। तो प्रकाश, आपकी क्या ओपिनियन है? आई थिंक जो भी हो रहा है उससे एक चीज साफ जाहिर है कि ये कहीं ना कहीं इसका एक सोल्यूशन है, कंक्लूजन जल्दी आना चाहिए। जो भी इनकी अरेस्ट की बात आ रही है या पासपोर्ट को इम्पाउंड करने की, ऑल्दो लेट हो चुके हैं उसके लिए तो, बट मुझे लगता है कि कंपनीज में से ये विजय माल्या की प्रेजेंस जितनी जल्दी हटे और दोनों को डिटैच करा जाए। यूएसएल का स्टॉक का एक कंपनी है, अलग है, डीआईओ चला रहा है उसको, और आप ये विजय माल्या के जो पुराने केसेस है इसको हटाएं, इसको निपटाएं, तो लोगों के कन्विक्शन स्टॉक की तरफ इम्प्रूव हो। तो ये तो एक चीज क्लियर हो गई। अब अगर या तो माल्या साहब पैसे लेके हटेंगे, ठीक है, जो यूनाइटेड स्पिरिट्स के बोर्ड ने डीआईओ ने ऑफर किया है, पैसे तो शायद उनको मिल चुके हैं, ऐसी भी बात अगर पैसे लेके नहीं हटेंगे और वो हिंदुस्तान में वापस नहीं आएंगे तब भी उनका हटना निश्चित है। लेकिन हट तो गए वो, हाँ। लेकिन अब जो लायबिलिटीज कंपनीज पे अगर उसकी उनकी वजह से कोई पुरानी रही हो, कोई गारंटी जो दिए है, कोई एसेट, तो मुझे नहीं लगता उससे अब कोई नेगेटिविटी ज्यादा इससे आ सकती है। जो नेगेटिविटी होनी थी मैक्सिमाइज हो चुकी है, क्योंकि इनके पर्सनल एसेट्स की अब बात हो रही है, कंपनी के एसेट्स की बात नहीं हो रही है। ये तो बात हुई इनकी ग्रुप कंपनियों की, लेकिन आपको क्या लगता है जिस तरह से अब सरकार एक्शन में आई है और एजेंसीज एक्शन में आई हैं, लोग डरेंगे और दूसरे प्रमोटर्स क्या बैंक्स को पैसा लौटाने आएंगे, और इससे क्या बैंकिंग शेयरों के लिए पॉजिटिव खबर मानी जानी चाहिए? ये जो सिंबोलिज्म है इसके पीछे कि भाई ये क्रोनी कैपिटलिज्म अब बहुत हो चुका है, अब ये हम नहीं इसको टॉलरेट करेंगे, वो एक बहुत पॉजिटिव चीज रहेगी। कहीं ना कहीं जिनके पास पैसे हैं, वो आपने देखा जेपी एसोसिएट्स के भी स्टॉक्स में वो जो जिस टाइप की थोड़ी रंगत आई कि भाई अल्ट्राटेककॉम बेचेंगे, वो एक्सेलरेशन प्रोसेस का अब जरा हो जाएगा। सब लोग अब ये जानना चाहते हैं कि मल्या के बाद अब अगली बारी किसकी है, क्योंकि चर्चा चल रही है, नाम आ रहे हैं, अभी बोलना नहीं चाहेंगे कि नेक्स्ट कौन हो सकता है जिसके पीछे सरकार जाएगी। बिल्कुल, लेकिन किसी डिफॉल्टर को छोड़ेगी नहीं, ये संकेत साफ तो बैंक्स के लिए शायद एक पॉजिटिव खबर है। बैंक के लिए अच्छी खबर है। और अब यूनाइटेड स्पिरिट्स का शेयर चर्चा करने के लिए अब वायदा कारोबार में फिर से शामिल हो चुका है। सिद्धार्थ के पास जाऊंगा, मैं उस सिद्धार्थ से राय लूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं, चूंकि प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत हो चुकी है, रुपए की शुरुआत हो चुकी है, 3 पैसे की कमजोरी के साथ, मामूली कमजोरी के साथ हमने करेंसी मार्केट की शुरुआत की और मामूली मजबूती के साथ हमने प्री मार्केट में इस वक्त प्री ओपनिंग में शुरुआत की। 28 अंक ऊपर सेंसेक्स है, 5 अंक ऊपर निफ्टी है, 2.5% मजबूत दिख रहा है केन इंडिया। टेक महिंद्रा का स्टॉक 2.5% मजबूत, पीएनबी 2% नीचे है और रिलायंस का स्टॉक 3% नीचे है। बता दूं, आज बोर्ड बैठक होने वाली है रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिविडेंड को लेकर, उससे पहले थोड़ी सी कमजोरी इस वक्त आपको दिखेगी। लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करते हुए सिद्धार्थ, क्या राय है आपकी ट्रेडर्स के लिए? ट्रैक नहीं करता हूँ अनिल जी इसको, लेकिन एफएनओ में एक जब से ऐड हुआ है उसमें काफी बिल्टअप हुआ है और वन ऑफ दी हाईली लिक्विड हो गया है कंपेयर टू जो भी स्टॉक्स ऐड हुए थे, उसमें से सबसे एक्टिव यही स्टॉक है। दैट्स द ओनली ऑब्जर्वेशन। आई नीड 1 month 2 month मोर डेटा टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ कंक्लूजन। कुछ और डेटा बनने के बाद यहाँ पर सही राय निकल कर आएगी। लेकिन आपको बता दें, आज ब्रोकरेज हाउसेस ने कौन से स्टॉक्स को अपग्रेड किया है, डाउनग्रेड किया है, कहाँ है सबसे ज्यादा एक्शन, बताने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी पूजा त्रिपाठी। पूजा, बताइए
क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस? जी, भेल के स्टॉक से आज शुरुआत करेंगे। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का कहना है कि कंपनी के रिसीवेबल और ऑर्डर कैंसिलेशन को लेकर चिंता अभी भी बरकरार है। अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 93 से 129 से घटाकर 93 कर दिया है। और इसके अलावा क्रिसिल की भी रिपोर्ट आई है जिसमें उनका कहना है कि कंपनी के जो मुनाफे है उस पर दबाव बना रहेगा। क्रिसिल ने अपनी रेटिंग AAA से घटाकर AA+ की दी है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर भी काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है, कुछ बुलिश है, कुछ ने अंडर परफॉर्म की भी रेटिंग दी है। मैक्वारी का कहना है कि जो डील हुई है कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, कर्ज और लॉसेस दोनों में ही कमी देखने को मिलेगी। और गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि कंपनी के कुल मुनाफे में आगे चल के काफ़ी बढ़त देखने की उम्मीद है। लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने क्रॉम्पटन पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है। इनका मानना है कि जो भी निवेश इंटरनेशनल सब्सिडरी में उन्होंने किए हैं उसके सामने डील की वैल्यू काफ़ी कम है और इस डील से जुड़े जो भी पॉजिटिव थे वो स्टॉक प्राइस में पहले ही फैक्टर इन हो चुके हैं। लक्ष्य 159 रुपीज़ प्रति शेयर का दिया है। और इसके अलावा येस बैंक की पर भी बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट आई है। उनका कहना है कि रिटेल और डिजिटल में जो भी पहल किए हैं कंपनी ने वो आगे चलकर उसमें कंपनी के कारोबार में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बाय की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 1175 का दिया है, यानी कि मौजूदा स्तर से करीब 50% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये तमाम स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे विदेशी और बड़े ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स के दम पर आज के सेशन में। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स हैं और एक और स्टॉक जिस पर राय ली जाए वो है बैंक्स की, इनफैक्ट सेक्टर की, बैंक निफ्टी की। ये बताएं सिद्धार्थ, क्या ट्रेड होगा आज आपका बैंक निफ्टी पर, और साथ ही बैंकिंग शेयरों में अगर आपको कहीं ट्रेडिंग के मौके दिखते हैं लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर, प्राइवेट PSU जो भी आपको ठीक लगे वो बताएं। तो बैंक निफ्टी का मेरा टारगेट 15,700 है और वो मैं उसके ऊपर स्टिक कर रहा हूँ। और ये हम लास्ट वीक ही कह रहे थे कि 15,000 का अगर ये ब्रेक करता है तो 15,700 तक जा सकता है। तो 400-500 पॉइंट की तेजी आराम से यहाँ से बनती है बैंक निफ्टी में। PSU बैंक्स में हम काफ़ी पॉजिटिव थे, ऐसा नहीं कि हम नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी, लेकिन मुझे लगता है कि स्टॉक्स लाइक ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये स्टॉक ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने में। हम देख रहे हैं इसमें रीसेंट जो करेक्शन आए ICICI बैंक में और एक्सिस बैंक में, कंसोलिडेशन बोल सकता हूँ, करेक्शन तो नहीं, इसमें हमने कुछ शॉर्ट पोजीशन बनते हुए नहीं देखी और फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस की ट्रेसेस हमें दिख रही है अब इसमें बनते हुए। पहले जो रैली आई वो शॉर्ट कवरिंग की रैली थी और अब फ्रेश लॉन्ग्स बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ऊपर ज़्यादा नजर रखे और बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव बायस। ओके, चलिए, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। कुछ देर पहले हम रजत और प्रकाश से पूछ रहे थे उनको कौन से स्टॉक्स पसंद है। मुक्ता आर्ट्स, JB केमिकल्स और TIL, ये वो नाम निकल कर आए थे। अमरीश, आपसे भी जानना चाहेंगे, ये बताइए अगर आज आपको ट्रेड करना हो तो आपका टॉप ट्रेड क्या होगा? मेरा जो ट्रेड रहेगा आज के लिए नहीं रहेगा, इट इज़ फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स और इट विल बी माय बजट पिक्स, क्योंकि आई मीन पोस्ट बजट जो रैली चल रही है या एब्सोल्युटली, एंड क्लियरली इट वाज इन इरिगेशन एंड फार्म नीड सेक्टर। तो उसमें मैं बोलूँगा जेन इरिगेशन जो मेरा पहले का भी पिक था, एंड दैट्स वन स्टॉक विच आई थिंक कैन गो टू लेवल्स ऑफ अबाउट 80-85 प्लस। तो इस लेवल में शायद लेना चाहिए। एट द सेम टाइम देयर इज वन कॉल्ड रैलीज इंडिया, which is basically the farm input sector, and with expected monsoons, because clearly we are expecting the monsoons should be normal this year. तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि rallies after the sort of correction which we have seen in the last 6-7 months, I think at the current levels it makes a lot of sense buying it. ओके, ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयरों पर सिद्धार्थ आपकी राय चाहिए। केन, ONGC या कोई और स्टॉक जो आप खरीदारी करना चाहें आज के सेशन में? ONGC पे हम अभी लॉन्ग है 192-195 के आसपास सजेस्ट किया था, 210-215 के आसपास तक स्टॉक जा सकता है ये बोल के। तो उसमें हमने क्लाइंट को ऑलरेडी सजेस्ट किया है, तो बायस्ड ओपिनियन रहेगा कि ONGC पॉजिटिव ही लग रहा है। केन में जो उछाल है इट इज़ मोर टू डू विथ जिस तरह से क्रूड में बाउंस बैक आ रहा है, लॉन्ग पोजीशन बनती हुई दिख रही है, बट मेरा कंफर्ट लेवल केन में इतना नहीं है बिकॉज उसके ऑपरेशंस रिलेटेड कुछ इश्यूज अभी भी मेरे ख्याल से बरकरार है, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। रिलायंस एक स्टॉक है जो काफ़ी तेजी दिखा रहा है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक में ज़्यादा मंदी नहीं होने वाली है, तो थोड़ी भी अगर डिप्स अगर मिलती है तो रिलायंस पर बाई किया जा सकता है। और OMCs पे मैं इतना बुलिश नहीं हूँ, तो जिसके पास लॉन्ग पोजीशंस है हिंद पेट्रो या IOC जैसे स्टॉक्स में, उसमें थोड़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग करे, ये सलाह रहेगी।
राइट, चलिए तो ये रहा ऑयल एंड गैस स्पेस पर। लेकिन रजत, भेल का चार्ट देखकर बताइए ये कैसा लगता है। कुछ देर पहले पूजा हमारे साथ जुड़ी थी जो बता रही थी कि बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने इसको अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, लक्ष्य 129 से घटाकर 93 रुपीज़ कर दिया है। इसके अलावा क्रिसिल ने भी इसको डाउनग्रेड किया है। हालांकि अनिल, अगर आप देखें तो काफ़ी लेट डाउनग्रेड्स आ रहे हैं। ये सिटी ने काफ़ी दिन पहले 70 रुपए के आसपास के टारगेट्स सुझाए थे और अब ये टारगेट्स कुछ और आते हुए दूसरी रेटिंग एजेंसीज और ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से। ये बताइए भेल का चार्ट कैसा लगता है? वर्स्ट इज ओवर लग रहा है आपको चार्ट देखकर क्या? वर्स्ट इज ओवर बोलना मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो बॉटम बना था उसमें कोई नेगेटिव मतलब पॉजिटिव डाइवर्जेंस नहीं बना। और दूसरी बात यह है, पिछले 5 दिन से देखिए, जब ये रैली कर रहा था, रैली दे रहा था, उस टाइम में 90 से 100 के ऊपर आया, फिर भी हर रोज इसका वॉल्यूम घटते चला गया। मतलब सक्सेसिव डेज में प्रोग्रेसिवली वॉल्यूम्स कम होते जा रहा है। तो मतलब ये इसमें कोई एंथुजियाज्म है नहीं। कोई कारण से अगर ये 106 105 का लेवल तोड़ दे तो ये फिर से दोबारा 90 की तरफ चलेंगे, ऐसा ही उम्मीद करना चाहिए। ये यू नीड सम हेज काउंटर्स, वेल कुड बी वन। आई मीन इतना तेजी खेल रहे हैं तो कुछ तो हेज करने के लिए काउंटर चाहिए ना, ये बन जाएगा वो। चलिए, हेजिंग करने की भी तैयारी यहाँ पर पूरी तरह से है इस वक्त। लेकिन मजबूती जो साफ तौर पर दिख रही प्री ओपनिंग सेशन में वो मुझे दिख रही है ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयरों में। केन ओएनजीसी टॉप गेनर है, वेदांता जैसे शेयर थोड़े से मजबूत दिख रहे हैं, टेक महिंद्रा शेयर मजबूत दिख रहा है। हाँ, इन्फोसिस पर एक राय ली जाए क्योंकि आज बड़ा सौदा होने की तैयारी है। यहाँ पर 1162-64 के आसपास 1.5% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। अमरीश क्या कहेंगे? 75 लाख शेयर बिकने हैं, ये भी सारा एक्शन कर्नाटक से ही हो रहा है आपकी शेयर से। ये बताइए, जैसे ये डील हो जाए खरीदा जाए इन्फोसिस? जब ये डील हो जाए तो आई मीन वी हैव सीन समथिंग सिमिलर इन कोटक आल्सो। डील से पहले थोड़ा बहुत डर था कि शायद स्टॉक नीचे आ जाए, पर डील के बाद वी हैव सीन द स्टॉक बाउंसिंग बैक। सो सिमिलरली आई थिंक इट कैन हैपन विद इन्फोसिस आल्सो। बट देन ओवरऑल आईटी स्पेस में मुझे लगता है कि ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स प्रेशर तो रहेगा, बट इन्फोसिस अमंग देम वुड बी एन आउट परफॉर्मर। ओके, चलिए तो इन्फोसिस के स्टॉक पर आज नजर रहने वाली है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया के शेयर पर भी नजर रहने वाली है। क्रिसिल ने इसको डाउनग्रेड किया है, टियर 1 बॉन्ड को डाउनग्रेड करके AAA से A+ कर दिया है, टियर 2 बॉन्ड को भी डाउनग्रेड किया है। अभी डाउनग्रेड्स जो आ रहे हैं, इसके चलते क्या और प्रेशर देखने को मिलेगा, या आपको लगता है कि रेटिंग एजेंसीज, क्योंकि सबसे आखिरी में हमने देखा है काम करती हैं, अब वर्स्ट इज ओवर, क्या ये कहना सही होगा, या आपको लगता है और खराब दिन आ सकते हैं इन बैंक्स के? आई थिंक ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ द डाउनग्रेड साइकिल, क्योंकि इसमें ऐसा है कि जिन बैंकों के नाम आ रहे हैं, हमने कुछ समय पहले IOB का पिछले हफ्ते देखा था, डाउनग्रेड आया, A+ से BBB का जो एक वो किया है, तो इससे साफ जाहिर है कि एसेट क्वालिटी जब गिरती है तो वो एक क्वार्टर के लिए नहीं गिरती, वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम स्लिपेजेस उसमें ज़्यादा होते हैं, तो उसका इम्प्रूवमेंट भी वैसे ही उतना ग्रेजुअल है, उससे भी ज़्यादा स्लो हो सकता है। तो मुझे लगता है ये डाउनग्रेड का जो साइकिल है ये थोड़ा सा और गहरा होगा और इसमें नए नए बैंकों के नाम आएंगे। और इस वजह से आपने देखा होगा ज्ञान संगम के बाद एक जो सबसे बड़ा आउटकम आया था ये था कि कंसोलिडेशन की बहुत खास ज़रूरत है। उसमें 27 बैंक के नाम, मतलब 27 बैंक का आंकड़ा जो आया है, उससे साफ जाहिर है कि 27 बैंक इस स्टेज पे आ सकते हैं जहां पे वो अपने बलबूते अपने पैरों पे नहीं खड़े रहेंगे। बिल्कुल, तो अब बैंक बोर्ड ब्यूरो जो बनाया है सरकार ने, वो फैसला लेगी कि किस तरह से कौन से बैंक को किस बैंक से मर्ज किया जाए। लेकिन एक और बैंकिंग स्टॉक है प्राइवेट सेक्टर का जिस पर मेरी नजर है, और वो है कोटक महिंद्रा बैंक। RBI ने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो बैन लिमिट थी उससे इसे हटा दिया है। आज देखिए करीब 1-1.5% मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। रजत, तेजी करनी चाहिए यहाँ पर भी? हेमंत, कौन से काउंटर के लिए बात कर रहे हैं? कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए, सभी बैंकों ने अभी जिस तरीके का मूवमेंट दिया है, कोटक महिंद्रा में थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट तो दिया है, लेकिन 665 से लेके 670 का बीच में जो सप्लाई है वो सप्लाई ये 5 दिन से पार नहीं कर पा रहा है। आज के दिन अगर 670 पार करके ऊपर चलने लगे तो उम्मीद कीजिए कि 680 से 685 तक मिनिमम एक रन हो सकता है, लेकिन 665 से 670 का स्तर पार करना काफ़ी क्रूशियल रहेगा। वो पार किए बगैर कुछ खास ऊपर की तरफ मूवमेंट मत उम्मीद कीजिए। ओके, तो ये है राय इस स्टॉक पर। एक और स्टॉक है जहां पर मैं खबर देख रहा हूँ, DHFL। यहाँ पर
बोर्ड ने फंड रेजिंग को मंजूरी दी है 5,100 करोड़ का यहाँ पर सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन लेने को। DHFL के यहाँ पर चार्ट पर बताए रजत, क्या राय बनती है आपके? मेरे ख्याल से ये आपकी टीम में शामिल था हेमंत? जी आप आज टीम में था। आज दरअसल लेट सेंसेक्स के ऊपर सिलेक्टर्स बुलिश थे। ओके, तो यहाँ पर NBFC और NBFC स्टॉक्स मजबूत भी दिख रहे हैं, तो DHFL पर राय ने रजत चार्ट्स के लिहाज से? देखिए 179 इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। पिछले 2 दिन से 50 डे मूविंग एवरेज इसको रोक के रखा है। आज के दिन अगर 179 क्रॉस करके ऊपर चले तो आप उम्मीद कीजिए कि ये 187 से 190 तक ऊपर की तरफ मूवमेंट दे पाएगा। अगर नहीं कर पाता है तो ये देखिए कि ये नीचे 172 173 का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट तोड़ता है या नहीं तो ये रेंज बाउंड मूवमेंट ही देगा। बट 179 इज द मोस्ट क्रूशियल लेवल फॉर टुडे। ओके, चलिए तो इस शेयर पर आज ज़रूर नज़र रखिएगा। साथ ही आप देखिए काफ़ी सारे छोटी छोटी कंपनियां हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं आज। एजुकेशन स्पेस के शेयर देखिए, एडुकॉम्प, एपटेक, एवरॉन, यहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन नज़र होगी वो बैंक्स पर है। आप देखिए आज फिर से बैंकिंग शेयर मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहे हैं। बैंक निफ्टी करीब करीब 0.5% मजबूत है और काफ़ी सारे बैंक्स हैं। और ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयर देखिए, ONGC 2% मजबूत खुलने की तैयारी करता हुआ। बिल्कुल, तो यहीं से आज की लीडरशिप आती हुई आपको दिखेगी। बाजार खुले से पहले एक बार फटाफट मुझे आपको एशियाई बाजार दिखाने हैं और साथ ही SGX निफ्टी भी, क्योंकि हमारी यहाँ शुरुआत तो हो रही है लेकिन बहुत मजबूती के साथ। और आपको याद होगा 8 बजे हम बात कर रहे थे, थोड़ी सी दिक्कत कहाँ है डेटा में? थोड़ी सी दिक्कत ये कि 1250 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स FI ने कल के सेशन में बेचे। लेकिन देख लीजिए निकाई 1% से ज़्यादा मजबूत है और हांगकांग 0.5% से ज़्यादा मजबूत। तो 2 बड़े बाजार मजबूत है। शंघाई बहुत ज़्यादा असर नहीं डालता, अपनी चाल चलता है। इनफैक्ट हांगकांग की मजबूती थोड़ी बेहतर हो गई है, 0.5% मजबूत है, लेकिन शंघाई के बाजार भी 1% के आसपास मजबूत है। SGX निफ्टी 17 अंक ऊपर है, 7,550 के आसपास। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि निफ्टी जो परसों 33 पॉइंट के डिस्काउंट पर था, कल 4 पॉइंट के प्रीमियम पर आ गया। तो अब ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या आज फिर से डिस्काउंट बढ़ता है ऊपर के लेवल पे या फिर शॉर्ट कवरिंग के चलते ये मेंटेन हो पाता है। बता दूं आपको प्री ओपनिंग सेशन में मजबूत शुरुआत के आसार है, पॉजिटिव शुरुआत के आसार हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी और बेहतर मजबूती बैंक निफ्टी में प्री ओपनिंग सेशन में भी दिख रही है 0.5% के आसपास। और जो हम कह रहे हैं सुबह से कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर फोकस है, रजत ने भी 2 स्टॉक आपको कैश मार्केट के सुझाए, आज वहाँ पर एक्शन बढ़ने की तैयारी। चलिए शुरुआत करिए हमारे साथ आज के एक्शन की। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर 10 अंकों की मजबूती है सेंसेक्स में और 10 ही अंक ऊपर है निफ्टी। शांत शुरुआत कहना होगा, लाल निशान में फिसलता हुआ सेंसेक्स और निफ्टी में एकदम फ्लैट कारोबार। आइए बता दूं आपको कि कहां एक्शन है आज के सेशन में। इन्फोसिस, बस इसी स्टॉक को रखिए आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि बड़े सौदे होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मेरी स्क्रीन पर 8 लाख शेयरों का कारोबार NSE पर हो रहे हैं सारे बड़े सौदे, ये ध्यान में रखिए। और क्या प्राइस पर हो रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस वक्त 1150 रुपए के आसपास ये सौदे होते दिख रहे हैं। कम से कम 8 सौदे में देख चुका हूं अपनी स्क्रीन पर, 1148 से लेकर 1153 रुपए की रेंज में ये ट्रेड्स होते हुए दिख रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इन्फोसिस एक्शन में इस वक्त वॉल्यूम अब तक जो हो चुका है वो लगभग 80 लाख शेयरों का कारोबार हो चुका है। और उस लिहाज से तो मेरे ख्याल से 75 लाख शेयर बिकने थे, बिक चुके। यानी कि पूरा का पूरा कारोबार अगर 75 ही लाख शेयरों का होना था तो वो हो चुका है। वॉल्यूम पर नजर रखिए, थमता नजर आ रहा है। 81 लाख शेयरों का कारोबार NSE पर हो चुका है। अब वॉल्यूम उस स्पीड से बढ़ नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि जितना कारोबार होना था शायद हो चुका। मैं एक बार ब्लॉक डील की विंडो खोल लूँ, नजर डाल लूँ। जी हाँ, अब ब्लॉक डील्स होनी बंद हो चुकी है और इसीलिए अब मैं फटाफट पहले राय बाकी का बाजार बताऊं। उससे पहले अमरीश, 1147 खरीद लिया जाए? हाँ, ले सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं, लेकिन बाकी स्टॉक्स फटाफट बता दूं। इन्फोसिस की वजह से दबाव है वैसे सेंसेक्स निफ्टी पर, बाकी बाजार बुरा नहीं है। वेदांता हिंडाल्को मजबूत, केन ONGC मजबूत, तो ये 2 स्टॉक पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प आज डिविडेंड के लिए बैठक करेगा, मजबूत है। वायदा कारोबार के शेयर बता दूं, JSPL 3% नीचे है, यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान है। इन्फोसिस 2% नीचे है। जस्ट डायल 3% के गेंस के साथ, जब हमारे सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पॉजिटिव है मामला, तो ऐसे में ऊपर होता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। और DHFL जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, देखिए 2% की बड़ी उछाल शुरुआती कारोबार में DHFL में आती हुई दिख रही है। तो ये स्टॉक एक्शन में दिख रहे हैं हेमंत मुझे। बिल्कुल, केन इंडिया देखिए कच्चे तेल में जिस तरह से उछाल देखने को मिला, ओवरनाइट उसका फायदा मिला है। ONGC, उस कैबिनेट की इंपॉर्टेंट बैठक जो आधे घंटे में शुरू होने वाली है, उसमें पॉजिटिव आउटकम आएंगे। इस एक्सपेक्टेशन में 2% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। जेट और स्पाइस जेट के साथ साथ इंटरग्लोब एविएशन पर
भी एक बार नजर डालते हैं और आप देखिए 1-1.5% की तेजी जेट और इंटरग्लोब में देखने को मिल रही है। ETF के दाम जिस तरह से घटे हैं उसका फायदा स्पाइसजेट सबसे ज्यादा मजबूती के साथ यहां पर ट्रेड करता हुआ देखते हैं। बैंक ऑफ इंडिया में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। क्रिसिल ने इसको डाउनग्रेड किया है, बैंक ऑफ इंडिया मामूली सी गिरावट दिखा रहा है। भेल को डाउनग्रेड किया है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने 129 से टारगेट घटाकर 93 किया है, तो थोड़ा सा दबाव यहां पर देखा जा रहा है और क्रिसिल के डाउनग्रेड का भी असर भेल पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आप देखिए बाकी चौतरफा तेजी देखी जा रही है, खासतौर पर मिड कैप काउंटर्स में काफी तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एडुकॉम जैसे स्टॉक्स, NIIT लिमिटेड, एवरॉन, ये पूरा का पूरा पैक एनल अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। ONGC नहीं, MRPL भी देखिए अच्छी तेजी दिखा रहा है। एप्टेक एक और ऐसा स्टॉक है एजुकेशन स्पेस का जो 2.5% मजबूत है। MTNL में तेजी देखने को मिल रही है। तो छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, सुजलॉन जैसे, जैन इरिगेशन एक स्टॉक था जो हमारे एक्सपर्ट अमरीश बलिगा कह रहे थे कि खरीदारी करिए लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पर तेजी है। और TIL पर भी नजर डालते हैं, प्रकाश कह रहे थे कि यहाँ पर आज के लिए अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं। इस स्टॉक पर नजर रखिए, JB केमिकल्स, मुक्ता आर्ट्स, ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स ने इस शो के दौरान आपको बताए हैं। इन तमाम शेयरों पर आपकी नजर होनी चाहिए। JB केमिकल्स करीब 1.5% ऊपर, मुक्ता आर्ट्स रजत का दूसरा फेवरेट स्टॉक से करीब 10% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और TIL एक और ऐसा स्टॉक है जो प्रकाश ने सुझाया था आपको बाजार खुलने से काफ़ी पहले, और ये शेयर उनको पसंद था। इन सब स्टॉक्स पर आज नजर होनी चाहिए। हमें जब फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों राय मिलकर आए और दो दिग्गज हमारे प्रकाश दीवान और रजत बोस दोनों मिलकर कहें कि मुक्ता आर्ट्स खरीदिए, तो फिर स्टॉक का वो ये रनअप आना लाजमी है। 11% का बड़ा उछाल आज का स्टार परफॉर्मर है मेरी लिस्ट में। और दूसरा स्टार परफॉर्मर जो प्रकाश हम डिस्कस कर रहे थे, जस्ट डायल, आप देखिए 5% का बड़ा उछाल जस्ट डायल में आ चुका है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये स्टॉक। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहता हूँ प्रकाश, ये जो तेजी दिख रही है कैश मार्केट में दिख रही है। जस्ट डायल में देखिए भाव क्या है कैश मार्केट में, 690। अब फ्यूचर लाइए जरा, फ्यूचर है इस वक्त 655 रुपए। तो फ्यूचर 3% बढ़ा है और कैश में बढ़ा है 6%। तो इंटरेस्टिंग बात ये हो रही है कि लोगों को लग रहा है कि ये कैश मार्केट में खरीदारी करने का मौका बन रहा है। यहां से तेजी बन सकती है ओपन ऑफर आज बंद होने के बाद। कम से कम इस वक्त की प्राइस तो यही संकेत दे रही। अब क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल ONGC 2.5% मजबूत। सिद्धार्थ कह ही रहे थे बाजार खुलने के तुरंत पहले कि ONGC उनकी पसंद है, खरीदना चाहते हैं वो, और वहां पर एक अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। चलिए इन सब पर राय लूं, लेकिन उससे पहले एक राय निफ्टी पर ले ली जाए इस वक्त, क्योंकि एकदम शांत कारोबार होता दिख रहा है। 7,525 पर है और निफ्टी खरीदने का ये सही वक्त है क्या? रजत बताएं आप पहले। देखिए ये निफ्टी तो अपना सपोर्ट रेंज के एकदम आसपास में पहुंच गया है। 7,525 से लेके 7,493 मैंने जिक्र किया था कि वो लेवल एक अहम सपोर्ट लेवल है। लेकिन कुछ देर के लिए इंतज़ार करके ही फिर खरीदारी कीजिए, क्योंकि अभी और थोड़ा सा नीचे जाएगा या यहाँ से बाउंस करेगा ऐसा बोलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो आई वुड वेट फॉर सम टाइम एंड देन टेक अ पोजीशन इन निफ्टी। ओके लेकिन एक और स्पेस जो मुझे बड़ी मजबूत दिख रही है वो है एजुकेशन शेयरों की, और वो आपके सामने लाएंगे एजुकेशन शेयर तमाम। एवरॉन एजुकेशन 5% का इजाफा दिखा रहा है। एप्टेक, NIT, ये तमाम शेयर मेरे ख्याल से आज एजुकेशन की थीम आपने चुनी थी हेमंत। ये भी स्टॉक सारे कमाल कर रहे हैं। कैश मार्केट के स्टॉक में देखिए जबरदस्त एक्शन हो रहा है। जी हाँ, काफी अच्छी तेजी आज इस कौन कौन से स्टॉक्स थे आपकी टीम में? एवरॉन, एप्टेक और एडुकॉम भी हमारी टीम। एडुकॉम भी तीसरा, एडुकॉम में 5% की तेजी। NIIT भी एक ऐसा स्टॉक है। ये तमाम पूरे आप देखिए पूरा का पूरा पैक आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। हम देख रहे थे कल काफी सारे शेयर्स थे हाउसिंग क्षेत्र से जुड़े हुए, वहां तेजी देखने को मिल रही थी। एक एक सेक्टर करके आप देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है आजकल। बिल्कुल। आपको पसंद है इसमें से कोई स्टॉक एजुकेशन स्पेस में प्रकाश? सिर्फ MT एजुकेयर जो आज शायद नहीं बड़ा होगा, क्योंकि कल एक ब्लॉक हुआ था उसमें। हाँ, तो वो उसकी रफ्तार और उसके पैटर्न थोड़ा सा इन शेयरों से अलग है। ये सारे बेसिक एजुकेशन वाले हैं, स्कूलिंग से इन्वॉल्व हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं जो बजट में अनाउंसमेंट आया उससे लोग और पढ़ाई लिखाई की तरफ खींचे जाएंगे। हेमंत ने चुना है तो कोई बड़ा कारण भी होगा, बट अदरवाइज कोई इस पे खास ऐसे कोई फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग चीज ऑफर करे, एक्सेप्ट फॉर NIT। वो भी एक अलग है कि भाई जो डिजिटल लिटरेसी की जो बात की थी प्राइम मिनिस्टर ने, उस पर थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो वहाँ भी एक एडवांटेजियस पोजीशन हो सकती है। बट हमने कई जगह NIT से कई प्रोमिसेस देखी है, बट अभी तक उसका ट्रांसलेशन देखना बाकी है, तो इसलिए बहुत पॉजिटिव मैं सारे क्षेत्र पे नहीं। ओके चलिए, तो ये रहा एजुकेशन स्पेस पर। लेकिन अब सबकी नजर रहूंगी अनिल कि आज हीरो मोटो कॉर्प
कितना डिविडेंड देता है, और आप देखिए 0.5% मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड करता हो। 75 रुपए के आसपास की एक्सपेक्टेशन है डिविडेंड देने की बजाज ऑटो के। तुम्हें एक बार बता दूं हेमंत की मार्केट कितना डिविडेंड मानकर चल रहा है, ये भी FNO में आपको देखकर हाँ, कि क्योंकि क्या भाव है। 2843 ये कैश का लेवल है और वायदा कारोबार में चल रहा है 2798, यानी कि इस वक्त 45 रुपए के डिविडेंड की उम्मीद के लिहाज से ये ट्रेड हो रहा है हीरो मोटोकॉर्प में मार्केट में इस वक्त। तो यानी कि 45 रुपए से ज्यादा अगर डिविडेंड आया तो पॉजिटिव हो, तो यहाँ पर और एक्शन होगा वायदा कारोबार में, तो कैश में बढ़ेगा, फ्यूचर में थोड़ा और घटेगा, तो ये गैप बढ़ने की संभावना बनती है। सिद्धार्थ से राय ली जाए, सिद्धार्थ खरीदना चाहिए हीरो मोटोकॉर्प इस लिहाज से? प्योरली डिविडेंड के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये खरीदारी बनती है। डिविडेंड्स आते हैं, कंपनीज के फ्यूचर्स डिस्काउंट में जाते हैं, एंड यू आर राइटली पॉइंटिंग आउट कि 35 रुपीज़ के आसपास तक का जो प्रीमियम चल रहा है उतना डिविडेंड एक्सपेक्टेड भी है। लेकिन उस कारण की वजह से मैं बाय करूं, नहीं, वैसा नहीं होगा। हीरो मोटोकॉर्प में आपने देखा है कि 2500 से लेके 2850 तक ये बहुत तगड़ा मूव आया, और दिस इज प्रीडोमिनेटली जो रूरल स्पेंडिंग के ऊपर बात की है उसकी वजह से हीरो मोटोकॉर्प में इतना राइज आया है। मुझे लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, हो सकता है कि 2800 2775 तक ये स्टॉक आए। एक कंसोलिडेशन और एक हफ्ता देके ये स्टॉक में वापस एक स्पर्ट आ सकता है, तो शॉर्ट ना करें। डिविडेंड इज नॉट अ रीजन टू गो लॉन्ग, लेकिन इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर और जिस तरह से डेटा में हमने लॉन्ग पोजीशन बिल्टअप देखी है उसके हिसाब से बाय बनता है। और अनिल जी, मैं जस्ट डायल के ऊपर भी कमेंट करना चाहूंगा, बिकॉज यू गाइस वर डिस्कसिंग अबाउट फ्यूचर्स एंड स्प्रेड। कंपनी जस्ट ट्राइंग टू सपोर्ट द स्टॉक प्राइसेस बाय डूइंग दिस बायबैक्स एंड ऑल। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि ये बायबैक के चक्कर में लोगों को इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि कंपनी इज गोइंग टू टेक एट 1500 1550 के भाव पे। Stay away from this stock. Don't get attracted by this buyback and don't form any fresh long positions. ये clear cut advice रहेगी। बिल्कुल, तो साफ तौर पर जस्ट डायल के चक्कर में फंसे नहीं, ये राय है, और वाकई में तो फंसने वाला काम है ही। बिल्कुल, और हमने देखा है किस स्पीड से ये शेयर नीचे आया है, एक बड़ा वेल्थ डिस्ट्रक्टर रहा है। बहरहाल आज जरूर ट्रेडिंग के मूव्स दे रहा है ये ऊपर में। आप देखिए सबसे ज़्यादा FNO में चलने वाला शेयर शायद जस्ट डायल का ही है। जी हाँ, यही शेयर सबसे अच्छा प्रदर्शन इस समय दिखा रहा है, लेकिन एक कॉशियस रहा है यहाँ पर निकल कर आती हुई। बाजार थोड़ा सा आप देखिए 75 अंक नीचे इस समय सेंसेक्स है, 11 अंक नीचे इस समय निफ्टी है, लेकिन अच्छी बात ये है कि 7500 को होल्ड कर रहा है, उसके ऊपर टिका हुआ है, और मिड कैप्स में आज जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। मुक्ता आर्ट्स एक बार फिर से देखते हैं, हमारे दो एक्सपर्ट्स ने बताया था किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहा है। आप देखिए काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो आज हमने आपको बाजार खुलने से पहले बताए और अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। 13% ऊपर अब ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन इन्फोसिस में रिकवरी दिख नहीं रही है। एक ये बताइए, 13% का जो आप मूव बोल रहे हैं मुक्ता आर्ट्स में, इसके साथ में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ 10 दिनों का जो एवरेज वॉल्यूम है वो है 78,000 शेयरों का, और अभी शुरुआत के 10 मिनट में जो कारोबार हुआ है वो 2,60,000 शेयरों का, यानी कि 4 गुना वॉल्यूम शुरुआती 10 मिनट में। तो CNBC आवाज नंबर 1 चैनल के ऊपर नंबर 1 एक्सपर्ट्स अगर इस तरह की बात करेंगे तो इस तरह का वॉल्यूम चॉइस ये स्टॉक तो रजत ने चुना है, मैंने तो सिर्फ इसका मेरा व्यू बताया है। आप चाहे तो रजत, नहीं, आप चाहे रजत को क्रेडिट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रजत और टारगेट भी उनका पूरा हो चुका है 60। हमारी हाँ, तो 60% क्रेडिट रजत को, 40% आपको। रजत ये बताइए आप क्या करें, आपका टारगेट पूरा हुआ है क्या? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहे हैं और ऊपर जा सकता है? देखिए हेमंत, इसके पहले मैं प्रकाश या आप सबको एक चीज बोलना चाहता है कि मेरा मोटो है you can get a lot of things done provided you don't mind who gets the credit. So प्रकाश जो फंडामेंटल सहारा दिया है वो बहुत अच्छा लगा मुझको, क्योंकि उसमें इन्वेस्टर को एक स्ट्रेंथ आया कि हाँ खरीदारी करे, और जो मैंने मध्यम से लंबी अवधि के लिए लेने के लिए बोला उनका खुलासा करने के बाद में तो और भी उसमें ये है। तो आई वुड डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट प्रकाश फॉर डूइंग दिस, और इसमें बने रहना कोई बात नहीं है, ये इसमें बने रह सकते हैं। हम तो बोलेगा ये आप 1 से 3 साल की नजरिया लेके ले लीजिए, ये पैसा देगा।
बिल्कुल, चलिए तो 1 से 3 साल तक भी आप होल्ड कर सकते हैं शेयर को। लेकिन क्विकली इन्फोसिस यहाँ पर अभी कुछ रिकवरी देखने को मिल रही, मौका है यहाँ पर खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो हिस्सेदारी बिकनी थी बिक चुकी है। और टीसीएस और दूसरे आईटी शेयरों पर भी अपनी राय दीजिए। केवल टेक महिंद्रा मुझे दिख रहा है जो 1.5% मजबूत है, बाकी आईटी सेक्टर्स में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है आज प्रकाश। नहीं, आईटी में जो लार्ज कैप आईटी वाले प्लेयर्स हैं अहमद, वहाँ कहीं ना कहीं दबाव रहेगा। यूएस का मार्केट इतना कोई फेवरेट, मुझे आईटी में जो मेरा झुकाव है वो थोड़ा सा मिड कैप या स्मॉल कैप की तरफ ज़्यादा है, और उसमें भी चुनिंदा कंपनीज हैं जो परफॉर्म कर सकती हैं, विजिबिलिटी ज़्यादा है। एक मेरी चॉइसेस कंपनी रही है फर्स्ट सोर्स लिमिटेड, ये हेल्थ केयर वर्टिकल में बहुत फोकस है। और पिछली बार जब ओबामा केयर का इंट्रोडक्शन हुआ था तो इन्होंने काफ़ी हद तक एक्सपेंशन अपना किया था, और ये फीस लेते हैं दोनों तरफ से, हॉस्पिटल से लेते हैं, करीब इनके पास 735 हॉस्पिटल के टाइप है जिनका ये काम करते हैं रिकॉर्ड कीपिंग का, और दूसरा इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से लेते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस जो कवरेज जिनका होता है, तो दोनों तरफ से इनको रेवेन्यू मिलता है, पेशेंट सेम रहता है। तो ये जो मॉडल है ये बड़ा अच्छा है, यूनिक है, और इस स्पेस में घुसना काफी टफ हो गया है यूएस में रेगुलेटरी इश्यूज की वजह से। बट फर्स्ट सोर्स ने अच्छा खासा इसमें एस्टैब्लिश अपने आप को किया है, तो अब मुझे लगता है ये कंपनी थोड़ी सी आगे जाके इसका फायदा उठा सकेगी और आपको स्टॉक में भी ये दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए, तो ये बेहद इंटरेस्टिंग बात बताइए हमारे एक्सपर्ट्स ने। चलिए, आप चारों से विदा लेने का वक्त है। सिद्धार्थ, रजत और साथ ही अम्बरीश और प्रकाश, आप सबका शुक्रिया सीएनबी से आवाज के साथ जुड़कर पहला सौदा में अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। बाजार 60 अंक नीचे